हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने जो है भारतीय भूगोल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे डिस्कस करने आया हूँ। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चूँकि टॉपिक भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृषि, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये इस पे पिछले कुछ अगर आप पिछले कुछ वर्षों का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलेंगे। तो ये जो फैक्चुअल डाटा है ये एक्चुअली आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको फैक्चुअल डाटा के रूप में मैं आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी होगा और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं उनको कुछ इसके बारे में और पता चलेगा। तो आइए एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो अभी 2022-23 के वार्षिक सर्वे के हिसाब से भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन इस समय 315.7 मीट्रिक टन 315.7 मीट्रिक टन है। ये टोटल उत्पादन की बात हो रही है। अगर इसको हम बाइफरकेट कर दें अलग अलग, तो जो हमारे मुख्य अनाज हैं, मुख्य फसलें हैं, चावल, गेहूँ और जो मोटे अनाज हैं जिनमें कई अनाज आते हैं मुख्यतः, और दालें हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इनका बाइफरकेशन अगर हम करें तो चावल जो है वो 130 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन उस वर्ष में रिकॉर्ड किया गया। गेहूँ 106 मीट्रिक टन के आसपास और मोटे अनाज वो 51 मीट्रिक टन के आसपास और दाल वो 27 मीट्रिक टन पल्सेस। तो इन डाटा को डिस्कस करने का यहाँ एक उद्देश्य ये भी है कि आपको क्वांटम वाइज पता चल रहा है कि फसलों का उत्पादन का अगर हमसे क्रम पूछेगा तो वो किस क्रम में होगा। सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल हमारे यहाँ भारत में है चावल। आप देख रहे हैं इस डाटा के हिसाब से, जो नवीनतम डाटा है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके हिसाब से 130 मीट्रिक टन ये होता है। इससे थोड़ा सा कम गेहूं होता है और 51 मीट्रिक टन के आसपास ये मोटे अनाज होते हैं। दाल पल्सेस जो है वो 27 मीट्रिक टन होता है, तो जो कि चौथे नंबर पे मेन अपनी फसल है। इसके अलावा भी और बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन हमें जो है मुख्यतः उत्पादन की जब हम बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो हमें ये 4 फैक्चुअल डाटा हमें मालूम होना चाहिए। हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड डाटा पूछे जा सकते हैं या फिर उनका क्रम पूछा जा सकता है कि आप सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है, तो आप बता सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें, ये तो हुआ फसलों वार उनका जो है उत्पादन, उनकी वरीयता क्रम। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यों की, तो हाँ, आपका उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। उसकी जो हिस्सेदारी है प्रतिशत में, वो शीर्ष में है, टॉप पे है जो है। तो ये कितने प्रतिशत है? 17.77%। टोटल खाद्यान्न उत्पादन का 17.77% खाद्यान्नों का उत्पादन यूपी से होता है, उत्तर प्रदेश से। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है कृषि के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। ये भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और हमारी कृषि में इसका सबसे ज़्यादा जो है भागीदारी है। तो शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ये पिछले प्रश्नों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो है ये पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे, सेकेंड पोजीशन पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बिल्कुल हमारे राज्य के, हमारे देश के एक सेंटर में स्थित राज्य है मध्य प्रदेश। ये जो है इसका जो हिस्सेदारी है वो 12.37% है खाद्यान्न उत्पादन में। यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में पल्सेस मुख्यतः सर्वाधिक होती हैं। पल्सेस बहुत पैदावार अच्छी होती है। तो थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो पंजाब। पंजाब का प्रतिशत हिस्सेदारी
लगभग 9% के आसपास आप मान सकते हो। 8.94 है एक्चुअल डाटा। दोस्तों एक बार और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये हमने इसमें जो है, मैं इसको स्टेट के जो है नाम है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूँगा। जैसे यूपी तो सब लोग जानते हैं, यूपी, एमपी, लेकिन पीबी, पीबी मतलब पंजाब। इसी तरीके से मैं आगे यूज़ करूँगा एचआर तो मतलब हरियाणा, जेएच यूज़ करूँगा तो वो उसका मतलब है झारखंड। तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो ये ये जो फैक्चुअल डाटा है परसेंटेज का, जो कि राज्यों की भागीदारी, राज्यों का प्रतिशत हिस्सेदारी कुल खाद्यान्न उत्पादन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न आए भी हैं और आगे भी आने की इसमें संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सिक्किम की बात करें अगर हम, सिक्किम हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो सिक्किम उधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर, और उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है इसका बॉर्डर। तो ये जो सिक्किम है हमारा, ये भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है। ये पहला जैविक राज्य बन गया है भारत का। कहने का मतलब है कि वहाँ कृषि जैविक पद्धतियों से ही होती है। तो ये पहला जैविक राज्य बनने वाला ये भारत का पहला राज्य अगर पूछेगा तो आपको आंसर में लिखना है सिक्किम। सिक्किम हमारा पहला जैविक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रकृति का गुप्त खजाना व आर्किड की विविध किस्मों का घर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्किड की विविध किस्में पाई जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश एक वैसे भी एक प्राकृतिक राज्य है भारत का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक पुरस्कार के बारे में चर्चा की गई है जिसे बोलते हैं बोरलॉग पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, इसका सिर्फ आप नाम याद रखिए, बोरलॉग पुरस्कार। अगर आ जाता है तो इसको आपको आंसर रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए एक टर्म है यहाँ पे झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है? झूम कृषि होती है दोस्तों, ये मुख्यतः जो है जनजातीय वर्गों द्वारा ये की जाती है। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो जो जनजाति है वहाँ की, वहाँ पे जो है जंगलों में की साफ सफाई करके वहाँ पे खेती की जाती है। और जब वहाँ पे उस भूमि की, उस भाग की उर्वरता खत्म हो जाती है, यानी उपजाऊपन, उसका उपजाऊ क्षमता उस एरिया की खत्म हो जाती है, तो ये लोग उसको शिफ्ट कर देते हैं, उस जगह को छोड़ के अगले जगह चले जाते हैं। तो ये इस पद्धति को झूमिंग कृषि बोलते हैं, यानी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग जो है करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उपजाऊ भूमि की उपजाऊता खत्म होती है तो उस स्थान को ये लोग छोड़ के दूसरी उपजाऊ वाले स्थान पे चले जाते हैं, जंगल के दूसरे भाग में चले जाते हैं जहाँ पे ये जंगलों को काट के साफ सफाई करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो दोस्तों इस झूमिंग कृषि के बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे केवल जो है फैक्चुअल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, झूम कृषि के बारे में हमने बताया। अब ये किन किन जगहों पे होती है तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे असम है, और आपका मध्य प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पे। जैसे असम या नॉर्थ ईस्ट के कुछ भूभाग पे अगर देखें, असम के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे झूमिंग कृषि होती है तो वहाँ पे इसको झूम बोलते हैं, जो कि आप झूम कृषि के नाम पे ही उसका झूम नाम खुद अपने आप जो है समझ में आ रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इसको पोंडू बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में इसको बेवर, पेंडा, मासा आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, नाम इनके याद करने थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ये डाटा जो है कृषि का बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पोंडू आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बेवर, पेंडा, मासा आदि नामों से जाना जाता है। असम में झूम बोलते हैं इसको। तो ये जो कृषि है झूम कृषि, इसके अलग अलग नाम राज्यवार आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम इसके आपको याद होने चाहिए। चलिए देखिए, मैंने आप यहाँ पे एक इसका जो है बना भी रखा है, जिसमें एक तरफ राज्य के बारे में दिखाया गया है और ये स्थानांतरित खेती यानी झूम कृषि के बारे में ही बताया गया है। तो देखिए ओडी मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए इसको झूम कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है वो आइए बात कर लेते हैं। देखिए पोंडू,
डाबी, कोमन और ब्रिंगा। पोंडू, डाबी, कोमन और ब्रिंगा, ये नाम है आपके उड़ीसा में। ये झूम कृषि के उड़ीसा में भी जनजाति वर्ग काफ़ी हैं, तो वहाँ पे ऐसी खेती होती है स्थानांतरित करने वाली, झूम, जिसको हम झूम कृषि कहते हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट की तरफ चले अगर, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र अगर आपका नीचे दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की तरफ, तो अरब सागर की तरफ जो हमारा जो कि घाट पड़ता है पश्चिमी घाट, तो वहाँ पे इसे कुमारी बोलते हैं। अगला देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में इसे वात्रा या फिर वाल्तरे ये बोलते हैं। इसी तरीके से एमपी और छत्तीसगढ़ में इसे पेंडा, बेवर और ढैया, ये हमने आपको पहले बताया, पेंडा, बेवर, मासा, ढैया। तो ये एमपी और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को देखिए मैंने सीजी लिखा हुआ है, और एमपी जानते ही हैं आप। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको झूम कृषि को पेंडा, बेवर, ढैया ये बोलते हैं, और केरल में इसी को पूनम बोलते हैं। तो देखिए याद रखने वाली ये चीज़ें हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछी गई हैं, अलग अलग एग्ज़ामों में कई बार ये पूछी गई हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, अगर हम जो है बीज की बात करें कि बीजों के प्रकार के आधार पर और उनके जो थैलों का टैग होता है, टैग का रंग, तो वो कैसा होता है, तो वो आपको ये एक यहाँ पे फैक्चुअल डाटा मिलेगा कि अगर प्रजनक बीज है तो उसका जो थैला थैला ये एक वर्गीकरण करने की कोशिश की गई है। प्रजनक बीज का जो है जो थैला होगा, उसमें जो टैगिंग होगी उसका रंग जो है सुनहरा पीला होता है। आधार बीज पे सफ़ेद रंग का टैग होता है और प्रमाणित बीज पे टैग का रंग नीला होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसको हमने आपके सामने ऐसे ही डिस्कस किया। ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक फैक्चुअल डाटा भी प्रूफ हो रहे हैं, और हमें इन्हें अपने ध्यान में रखना है। एक दो बार रिवीजन करने पे ये हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आइए अगला बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली जो हम फसल के बारे में बात करेंगे तो वो है आपकी प्याज। प्याज की अगर हम बात करें पैदावार के हिसाब से, तो प्याज दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत में होता है वो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में। मैंने कहा था दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र को मैंने एमएच से दिखाया है, और एमपी को मध्य प्रदेश से, और केटी मतलब कर्नाटका। केटी का मतलब मैंने ये डिनोशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हैं ताकि लिखने में आसानी हो और हमें पढ़ने में भी ठीक लगे। तो हमें ये क्रम याद रखना है दोस्तों। साथ के साथ महाराष्ट्र की पैदावार का परसेंटेज, टोटल जो प्याज का जो है उत्पादन होता है वो 42.5% जो है महाराष्ट्र से ही होता है दोस्तों। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारा प्याज की पैदावार होती है, और उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, और जिसका बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका से, कर्नाटका का जो है नंबर आता है दोस्तों। तो ये क्रम हमें याद रखना है। अब हम अगला बात करते हैं आम की। तो आम की अगर हम बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, बी एच लिखा हुआ है मैंने बिहार को, कर्नाटका, तमिलनाडु आदि राज्यों में आम की फसल पैदा होती है, आम की पैदावार होती है। तो यहाँ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो हम विविध फसलों के बारे में भी बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के उनको भी लेके चल रहे हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हम क्रम की अगर बात करें तो आम की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। उसके बाद जो है नंबर आता है आपका महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र का, और फिर यूपी का। उत्पादन की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्पादन की दृष्टि से आम की पैदावार आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर यूपी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आम के बारे में ये तथ्य हैं जो मैंने जो है इसको जो है एक जगह रखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी उत्पादन के देश से। अच्छा, अब अगर प्रजाति की एक बात कर लें तो इसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति है, फेमस सिंधु प्रजाति है। सिंधु नाम किस्म का ये आम है। तो सिंधु की जो नाम है किस्म है इसकी, आम की बीज रहित प्रजाति है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें बीज नहीं होता है, ये बीज रहित प्रजाति है सिंधु इसकी जो है। अच्छा, अगला अगर हम बात करें और प्रजातियों की, तो और प्रजातियों में आपका बेंगालोरा, जिसको कि तोतापरी भी कहते हैं, बेंगालोरा तोतापरी भी बोलते हैं, नीलम, आम्रपाली और दशहरी 51,
ये चारों नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली नाम पूछे जाते हैं कि ये कई सारे जो है नाम दे दिए जाएँगे अलग-अलग फसलों के, अलग-अलग किस्मों के बारे में, अलग-अलग उनकी प्रजातियों के बारे में और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि आम की प्रजाति कौन-सी है? 4 अलग-अलग नाम दे दिए जाएँगे। या फिर जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका सुमेल करने का भी आता है कि आप एक तरफ राज्य रखेंगे रहे जाएँगे रैंडमली और आपकी जो है ये प्रजातियाँ रखी जाएँगी, उनको आपस में मैच कराना होता है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं और आपका ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये फैक्चुअल डाटा अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार रिवीजन से मैं आपको श्योर हूँ कि अगर आप इसको 2 या 3 बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये फिर भूलने वाली चीज़ नहीं है। आपको 2-3 बार इसको बस एक रिवाइज़ करना है, आसान सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, दशहरा 51, बेंगलोरा, तोतापरी जिसको बोलते हैं, नीलम, आम्रपाली, ये सब जो है इसकी प्रजातियाँ हैं। अच्छा, आम्रपाली की बात करें अगर हम, तो आम्रपाली जो है वो कैसे बना, इसको विकसित किया गया है, तो देखिए आम्रपाली भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा पूसा द्वारा जो है 1971 में पहली बार जब इसे दशहरी और नीलम के क्रॉस ब्रीड से जो है इसको डेवलप किया गया था। क्रॉस ब्रीड तो समझते हैं दोस्तों, हिंदी में संकरण बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड। तो जो ये अनुसंधान है, ये आपके रिसर्च अनुसंधान है कृषि के क्षेत्र में, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में इसको दशहरी और नीलम के क्रॉस ब्रीडिंग से इसको डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करते हैं अमरूद की। तो अमरूद की जो उन्नत किस्में हैं दोस्तों, नाम मैं फिर से कहता हूँ, नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, ज़रूर से ज़रूर। अब ये इसमें से आपको जितने भी फैक्चुअल डाटा हैं, ये फैक्चुअल डाटा होने के साथ साथ ये आपके क्वेश्चंस भी हैं आए हुए, सब पे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले कुछ वर्षों में, और लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी उसकी संभावनाएं हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, उस दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा। अमरूद की अगर बात करते हैं हम, तो अमरूद में उन्नत किस्में जो हैं उनका नाम है ललित और बनारसी। ललित और बनारसी जो है वो उन्नत किस्में हैं इसकी जो है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ, ये लखनऊ वहाँ पे विकसित की गई हैं ललित और बनारसी। ये अमरूद की उन्नत फसलें हैं। तो आपको आम की उन्नत फसलों के बारे में नाम पता चल गए, बेंगलोरा, नीलम, आम्रपाली तथा दशहरी 51। उसी तरीके से अमरूद उनकी उन्नत किस्में हैं ललित और बनारसी। अगला चलते हैं दोस्तों, आंवला। आंवला की उन्नत किस्मों में अगर हम देखें तो कंचन, कृष्णा और बनारसी। देखिए दोस्तों बनारसी यहाँ 2 बार आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। बनारसी जो है अमरूद की भी उन्नत किस्म है और आंवला में भी बनारसी टर्म आता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। इसमें जो है कंचन, कृष्णा और बनारसी, आंवला की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, कंचन, कृष्णा और बनारसी। चलिए आगे चलते हैं, अदरक। अदरक दोस्तों देखिए आपको ये फैक्ट जानना होगा या जानते भी होंगे आप कि तने से प्राप्त होता है और जो भूमिगत होता है। ये तना जो है तने से प्राप्त होता है, ये भूमि के नीचे आता है और इसी को प्रकंद बोलते हैं। प्रकंद, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जो बोलते हैं तने को, इसके जो भूमिगत हो जाता है उसको प्रकंद बोलते हैं और यही होती है, यही इसी से अदरक मिलता है, यही अदरक कहलाती है। तो प्रकंद याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो हर फैक्चुअल डाटा पे आया हुआ है, इस पे भी, सब पे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और लक्ष्य धारणीय नीति, ये 2 भारत सरकार की नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ हैं। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि किन फसलों को जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों देखिए, चावल, गेहूँ, दलहन ये पहले शामिल की गई थी और बाजरा और चारे वाली फसल इनको बाद में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और लक्ष्य धारणीय नीति, इनमें जो फसलों को शामिल किया गया है वो चावल, गेहूँ, दलहन है पहले, और अभी कुछ दिनों में बाजरा और चारे वाली फसल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो टोटल 5 चीज़ें हैं जो कि इन मिशन में शामिल हैं। मत्स्य उत्पादन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि आपको मालूम होगा कि मत्स्य उत्पादन जो है वो ज़्यादातर जो है समुद्र तटीय राज्यों में ही होगा, ये आपको
ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन अब इसमें जो हमें याद रखना है वो इनकी वरीयता क्रम याद रखना है। ये अपडेटेड डाटा है दोस्तों। आपका आंध्र प्रदेश, जिसको मैंने एपी से लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश वो सबसे पहला नंबर आता है उसका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, सारे ही स्टेट आपके समुद्र तटीय राज्य हैं, तटीय सीमा है इनके समुद्र के साथ, समुद्र से इनके तटों पे है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे उड़ीसा, पांचवें नंबर पे तमिलनाडु। एपी फॉर आंध्र प्रदेश, डब्ल्यूबी फॉर वेस्ट बंगाल, जीजे फॉर गुजरात, ओडी फॉर उड़ीसा, टीएन फॉर तमिलनाडु। तो ये वरीयता क्रम ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से 2 फैक्चुअल डाटा और निकल के आते हैं कि ताजे जल की मछली जो है वो कहाँ पे जो है उसका उत्पादन होता है। तो ताजे जल की मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और गुजरात में जो है वो समुद्री जल वाली मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली दोस्तों बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा ये टॉपिक कवर हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अभी ये पूरा नहीं है, इसका पार्ट 2 मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा लेके, जिसमें कि कुछ और फसलों के बारे में हम बात करेंगे, कुछ और फैक्चुअल डाटा के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से ये स्ट्रेस देके कहूँगा कि आप ये जो हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं आज थोड़ी बहुत, उसको आप जो है पूरी तरीके से जो है 2 या 3 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, और ये परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए तथ्य हैं, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।